नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके लिए बेहद खुशी भरा एक समाचार है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार के साथ आज का टॉपिक शुरू होगा। और आपकी परीक्षा कांस्टेबल 2024-25 के तहत होने वाली परीक्षा के लिए अंतिम प्रहार, जो अब तक आपने तैयारी किया, उन सारे प्रश्नों का अंतिम निचोड़ बन के हमारा ग्रीन वर्ड आप सब के लोगों के लिए, आप सबके सफलता के मार्गदर्शन के लिए जो कार्य पद्धति अपनाई है, आप निश्चित तौर से अपने मित्रों के साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चित तौर से यह सफलता आपको अंतिम बिंदु तक ले जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह सिर्फ यह है कि पूरी परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का रिवीजन कैसे किया जाए और उन प्रश्नों से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पर रखा जाएगा। तो शुरू करते हैं, चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखें। पहला प्रश्न है, पूछा भी जाता है तो इस प्रश्न के आधार पर कैसे पढ़ेंगे इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पूछा गया प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में, तो ध्यान देना, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में, यहां निर्वाचक मंडल दिया गया है और पूछा गया प्रश्न की उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा प्रश्नों को जानने के लिए आप जरूर जानें कि रिवीजन के साथ साथ और आगामी कौन सी परीक्षाएं हमारी परीक्षाओं में हमारे प्रश्न आ सकते हैं, इस पर पूरा नजर रखिएगा। तो पहले प्रश्न को करते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में से कौन शामिल होते हैं? इसका अर्थ से क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग शामिल होते हैं। तो कौन से दिया गया है विकल्प? केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। तो खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा। प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया। प्रश्न के तहत यह क्वेश्चन तो पूछा गया, इसका उत्तर भी है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। उत्तर तो ये हुआ, लेकिन यहां से पूछा गया प्रश्न है तो और भी हम जाने। पहला प्रश्न यहां से और भी ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो ये ही है कि निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य जब कहा जाएगा तो इसका आशय क्या होगा? इसका आशय यह हुआ कि चाहे वह निर्वाचित हो, चाहे वह क्या हो, मनोनीत हो। कहने का मतलब चाहे वह निर्वाचित हो या कैसा हो, या मनोनीत हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह सभी लोग भाग ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत अर्थात सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। यही अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता, अगले प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव तो राष्ट्रपति का चुनाव भी पूछ सकता है। तो अगर यहां पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपका कहना होगा तब आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको क्लियर हो गया होगा, यह है। लेकिन अगर यही राष्ट्रपति का चुनाव पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां यह चीज जान जाएगा, यहां निर्वाचित और मनोनीत, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित, अर्थात मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। और भी जाने, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल में। जो इसका वर्णन है अनुच्छेद 66
अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद, फिर से देखें, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 66 खंड 1 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक के संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है कि जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक से हैं? जावेद करीम जो यहां विकल्प दिया गया है, इनमें इन एप्लीकेशनों के सह संस्थापकों के में से एक हैं। तो सह संस्थापकों में से एक हैं, वह है इसके यूट्यूब के, जेपी के नहीं, पीटर रेस्ट सिंगलर के नहीं है, किसके सह संस्थापकों में है? यूट्यूब के सह संस्थापकों में माने जाते हैं आपके कौन? जावेद करीम। जावेद करीम यूट्यूब के सह संस्थापकों के रूप में जाने जाते हैं। और यह भी ध्यान दीजिएगा, जावेद करीम जो यूट्यूब के सह संस्थापक में जाने जाते हैं, ये बांग्लादेश मूल के हैं। कहां के हैं? बांग्लादेश मूल के हैं। बांग्लादेश मूल के हैं, ये बांग्लादेश मूल के निवासी हैं, बांग्लादेशी मूल के हैं। और यूट्यूब पर इन्होंने अपना जो पहला वीडियो, यूट्यूब पर इनके द्वारा जो पहला वीडियो डाला गया था, वह डाला गया था 23 अप्रैल 2005 को। 23 अप्रैल, याद रखिएगा। अगर यहां से प्रश्न है तो इनसे संदर्भित प्रश्नों को बढ़ाया जा रहा है, आप इसको क्लियर रखिएगा। 23 अप्रैल 2005 को, 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम के द्वारा अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। कहां किया गया था? यूट्यूब पर। कब किया गया था? 23 अप्रैल 2005 को इन्होंने अपना पहला वीडियो, और कहां के थे? बांग्लादेशी मूल निवासी हैं, इनके द्वारा लोड किया गया था। तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा। इनके बांग्लादेश जावेद करीम यूट्यूब के सह संस्थापकों में से हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है और कैसे क्वेश्चन बन रहा है? मुंडा भाषा समूह डाट दिया गया है से संबंधित है। मुंडा भाषा जो समूह जो है वह इनमें से किनमें से संबंधित है? मुंडा भाषा समूह जो यहां दिया गया है, यह किनमें से, इनमें से किससे संबंधित है? तो यह मुंडा भाषा समूह जो है, यह बच्चों ऑस्ट्रो एशियाई से किससे संबंधित है? यह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। अब बात है, ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित भाषा समूह हमारा मुंडा भाषा समूह है। अब यहां यह कहां है? मध्य एवं पूर्वी भारत में। अगर इनके संदर्भ में जाना जाए तो मुंडा भाषा समूह है कहां? जो ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। किससे है? ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। तो ये कहां है? मध्य और कहां? पूर्वी भारत। कहां? पूर्वी भारत। मध्य एवं पूर्वी भारत में लगभग अगर देखा जाए तो 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ लोग। कितने लोग? 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। लगभग कितने? 1 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। अब आता है इस भाषा में अगर हम देखें, इस भाषा के अंतर्गत और कौन सी भाषाएं आती थी? इसमें आएंगी भूमिज। कौन सी भाषा आती है? भूमिज। ऑस्ट्रो एशियाई के अंतर्गत ही आएगी। कौन कौन सी? भूमिज, मुंडारी, भूमिज, मुंडारी और संथाली। भूमिज, मुंडाली और संथाली।
कौन कौन सी आ रही है? भूमिज, मुंडारी और संसाथाली। ये इसके इसी ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित भाषाओं जो मुंडा भाषा समूह है, इस भाषा के अंतर्गत भूमिज, मुंडारी और संथाली भाषाएं भी आती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? मध्य एवं पूर्वी भारत में बोली जाती हैं, जिसमें लगभग बोलने वालों की संख्या अनुमानतः 1 करोड़ के लगभग मानी जाती है। कितनी मानी जा रही है? 1 करोड़। तो यह प्रश्न आपका यहां से हुआ। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डांट दिया गया से वर्ष की आयु के बच्चों को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। यहां क्या कहा रहा है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यह प्रत्येक वर्ष के कितने वर्ष के आयु के बच्चों को क्या बना रहा है? मौलिक अधिकार बना रहा है। तो क्या मौलिक शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य, बच्चों को मुफ्त और कौन सी शिक्षा? अनिवार्य शिक्षा। यह कितने वर्ष के आयु के बच्चों को क्या बना रहा है? मौलिक अधिकार बनाता है कि इनको मिलना ही चाहिए। तो विकल्प है 8 से 16, 6 से 16, 8 से 14। तो यहां विकल्प को अगर हम देखें तो यह विकल्प आपका होगा बच्चों 6 वर्ष से कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष से कितने वर्ष तक? 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या कह रही है? बच्चों को मौलिक अधिकार बनाता है कि इन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इनका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। बात और भी जाने, अब यहां कुछ और भी जाने। ये तो आपका विकल्प रहा। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह हमारे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में भी कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है। अनुच्छेद अगर हम जाएं तो अनुच्छेद 45 में इस बात का जिक्र किया गया है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सरकार एक ऐसी व्यवस्था दे जिससे उनका क्या निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान राज्य सरकारें दे सके। अब यहां अनुच्छेद 45 में इस बात को कहा गया था और इसी बात को भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। तो शिक्षा के अधिकार को जो 45 में बातें कही गई थी, राज्य के कर्तव्य को बताया गया था कि राज्य यह कर्तव्य करे, उसका कार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। उसी को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 क्या है? आपका एक मौलिक अधिकार है। कहां है? अनुच्छेद 21 आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के साथ साथ किसके अधिकार के अंतर्गत आ रहा? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये बातें स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। अब इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ रहा, 86वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट होता है और वह अमेंडमेंट कौन सा है? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को, जो यहां बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, इस अधिकार को अनुच्छेद
21 क में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 21 क में जोड़कर इसे मूल अधिकार बना दिया गया। तो इन प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2009 में शिक्षा को कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 6 से 14। और वहीं शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में कब आया? कब, किस संशोधन के द्वारा? 86 के अंतर्गत या 6वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस शिक्षा के अधिकार को बच्चों मूल अधिकार के रूप में रख दिया गया। और 21 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को लाया गया। और यह 2009 का जो अधिनियम है यह लागू हो रहा है 2010 में। कब लागू किया गया? 2010 में यह अधिनियम बना। और इसे प्रभावी कब किया गया? 2010 में। आप पूरी तरह से इस बात को क्लियर हो गए। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विषय में आज नीति निर्देशक में बातें कही गई थी। समयानुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। वह कौन सा? 86वें। कब? 2002 में शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया। और मूल अधिकार बनने के साथ ही साथ इसे कहां जोड़ा गया? 21 क में। 21 क में जुड़ जाने के बाद इस अधिनियम को लागू बना कब? 2009 में पूरी तरह से अधिनियम। और इसका प्रभावी कब हुआ? तो यह प्रभाव में कब आया? अर्थात लागू कब हो रहा है, पूरी तरह प्रभावित कब हो रहा है? तो बच्चों कब हो रहा है? 2010 में। यह बात क्लियर हो गया होगा। कब लागू हो रहा है? 2010 में यह लागू किया गया। अगले प्रश्नों पर देखा जाए। अगला प्रश्न, हमारा है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? दिल्ली और लाहौर की बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा, दिल्ली लाहौर बस सेवा की जो शुरुआत हो रही है, लाहौर पाकिस्तान और भारत के रिलेशन किसी न किसी रूप में संबंध अच्छे हों, इस पर अनवरत भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भारत के द्वारा अनवरत इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और वही प्रयास का एक नमूना ये भी है, वह प्रयास इसी संदर्भ में किया गया कि दिल्ली और लाहौर के बीच में बस सेवा की शुरू की गई। और यह बस सेवा बच्चों जो शुरू की जा रही है 19 फरवरी, कब? ये भी याद रखना, 19 फरवरी 1999 में यह बस सेवा शुरू की जा रही है। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब शुरू की जा रही है? 19 फरवरी 1999 शुरू गई। और इस बस सेवा का जो शुरू किया गया, इस बस सेवा का जो नाम रखा गया है सदा-ए-सरहद। क्या नाम है इस बस सेवा का? नाम क्या है? सदा-ए-सरहद। सदा-ए-सरहद के नाम से यह बस सेवा शुरू की। दो बातें याद रखना, दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू कब हो रहा है? 19 फरवरी 1999 में। नाम क्या था? सदा-ए-सरहद। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, प्रधानमंत्री इस समय थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय यहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो क्लियर हो गया होगा। हमें एक प्रश्नों के साथ साथ और भी नजर रखनी है कि कब शुरू हुआ? 19 फरवरी 1999 में। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बस सेवा जो चल रही किस नाम? सदा-ए-सरहद के नाम से शुरू की गई है। किसके नाम से? सदा-ए-सरहद के नाम से शुरू की गई है।
अगला प्रश्न है आयकर की गणना के प्रयोजन, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय, आयकर की जानकारी के लिए कुल आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? आयकर की गणना किसके आधार पर की जाती है? चार विकल्प की दिए गए हैं कि आयकर की जो गणना है, कुल आय की गणना जो होती है वह किसके आधार पर? तो देखिए विकल्प क्या गया, निर्धारिती की आवासीय स्थिति के आधार पर, निर्धारिती की अधिवास के आधार पर, आय के स्रोत की उत्पत्ति का स्थान, निर्धारिती की नागरिकता। तो यहां पर विकल्प होगा बच्चों निर्धारिती की आवासीय स्थिति के आधार के पर किया जाएगा। किसके आधार पर? निर्धारिती की आवासीय स्थिति के आधार पर यह गणना की जाती है। आयकर अधिनियम, अगर इसके संदर्भ में जाने तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत, आयकर अधिनियम 1961 के तहत, आयकर अधिनियम कब? 1961 के तहत किसी व्यक्ति के निवास से संबंधित यह प्रावधान किया गया है, आयकर अधिनियम 1961 के आधार पर। अगला चलें, कोशिका का सख्त गृह। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिका का शक्ति गृह अर्थात आप कह सकते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस है। यहां कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाए? ऊर्जा स्रोत किसा कहा? ऊर्जा शक्ति किसे, शक्ति गृह किसे कहा जा सकता है? यह प्रश्न है, कोशिका के पावर हाउस किसे कहेंगे? विकल्प है गाल्जी सम्मिश्र, अंतर्द्रवी जालिका, लयनकाय लाइसोसोम जिसे कहेंगे, सूत्र कणिका। तो कोशिका का सख्त गृह को हम सूत्र कणिका या इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में जानिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो झिल्ली नुमा होती हैं और एक झिल्ली जो बाह्य की तरफ होती है छिद्रित होती है, जबकि दूसरी झिल्ली बलित के रूप में होती है। इसमें दो झिल्ली नुमा वाह्य के रूप में और आंतर के रूप में। वाह्य के रूप में जो झिल्लियां हो पाई जाती हैं छिद्रित रूप में, छिद्र में छेदे रहते हैं, छिद्रित रहती हैं, जबकि वाह्य आंतरिक वाला जो होता है वह पूरी तरह से वलय के रूप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी, यहां ध्यान देना, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है और इसीलिए एटीपी को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। कोशिका की क्या है? ऊर्जा है। तो यहां का प्रश्न आपका क्या होगा? यहां का प्रश्न है कि कोशिका का सख्त गृह या पावर हाउस किसे कहेंगे? तो कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। विकल्प में दिया गया सूत्र कणिका। बात एक ही हुआ। बढ़े अगले प्रश्न को हम लोग देखें। भारतीय संविधान में वाक्यांश है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में यह जिक्र आया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, कानून द्वारा प्रक्रिया स्थापित प्रक्रिया की जो यह धारणा है, जो यह बातें लाई गई संविधान में, ये कहां से ली गई हैं? पहले ध्यानिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो यह शब्द है,
यह जो लिया गया है बच्चों, यह जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में जो रखा गया है वह कहां रखा गया है? वो कहां से लिया गया है? जापान में। जापान से, तो इसका स्रोत कहां है? जापान है। अब बात आई, यह भारतीय संविधान में कहां है रखा गया है? तो यह भारतीय संविधान में हम जब पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन है क्या कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। यहां अनुच्छेद 21 कह रहा है कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना इसके मंशा के, बिना इसकी राय के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता है या दंडित नहीं किया, दंड देने का प्रावधान नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दंड देता है तो केवल एक यह संविधान अनुमति देता है, वह है भारतीय संविधान। भारत की कानून व्यवस्था ही किसी को दंड दे सकती है, किसी व्यक्ति विशेष को किसी को दंड देने का प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो यह शब्द जापान से के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान से। इसी ढंग से और भी 3 ऐसे शब्द हैं, जैसे कहा जाए विधि का द्वारा स्थापित और विधि का शासन। विधि का शासन अगर होता तो यह शब्द लिया जाता है आपका इंग्लैंड से। और विधियों का सामान्य संरक्षण, अगर यहां विधि का शासन होता तो किसका होता? विधि का शासन यहां होता। विधि का शासन तो विधि का शासन डायसी का कथन है, वह इंग्लैंड से, कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है जापान से। और विधि का शासन और विधियों का सामान्य संरक्षण, अगर यह सेंटेंस होता, यह वाक्य होता विधियों का सामान्य संरक्षण, विधियों का सामान्य संरक्षण, यह शब्द होता, यह वाक्य होता, तो यह बच्चों कहां से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। तो तीनों चीजें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे वाक्य पूछे जा रहे हैं तो 3 बड़े बेहद महत्वपूर्ण वाक्य हैं। वह कौन कौन सा? पहला तो आपके प्रश्न में ही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वह कहां से लिया गया है? वह जापान से लिया गया है। अगला है विधियों का सामान्य संरक्षण। विधियों का सामान्य संरक्षण यह कहां है? यह अमेरिका का। और विधि का शासन, यह इंग्लैंड के डायसी के एक राजनीतिक चिंतक थे, उनके शब्द हैं, वहां से लिया गया है। तो ये तीनों चीज आप यहां याद रखिएगा। यह पूरे प्रश्नों की आपकी यह व्याख्या रही। बढ़े आगे। अगला प्रश्न हमारा है जल संरक्षण। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया? जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया? इस पर कि जल का कैसे संरक्षण किया जाए, यह लोगों के लिए कितना कैसे उपयोगी बनाया जाए, यह नुकसान, इसके लिए जो संरक्षण है इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, समुचित इसका प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, इसके लिए क्या बनाया जा रहा? प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया? तो यहां डायरेक्ट क्या विकल्प दिया है? 2011, 2018, 2015, 2008 में। तो डायरेक्ट उत्तर अगर आपको देना है कि जल संरक्षण के, जल को सुरक्षित रखने, उसका उचित व्यवस्था, उचित ढंग से उसका उपयोग हो, इनका प्रबंधन करने के लिए प्रथम संसदीय मंच जो गठित किया गया था वह बच्चों है 2005 में।
कब गठित किया गया था? 2005 में। ये तो आपका विकल्प रहा मंच। और जो यह प्रथम संसदीय मंच 2005 में जो गठित किया गया था, इस मंच में यह जो संसदीय मंच गठित किया गया था, इसके गठन के में पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कौन थे? सोमनाथ चटर्जी द्वारा। किसके द्वारा? सोमनाथ चटर्जी द्वारा। सोमनाथ चटर्जी द्वारा जल प्रबंधन पर संसदीय मंच गठित किया गया था। किसके द्वारा? सोमनाथ चटर्जी द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण और प्रबंधन पर यह इनके द्वारा गठित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य तो हम पहले ही बता दिए। इसका उद्देश्य था जल संबंधी समस्याओं का निराकरण। जल संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें क्या किया जाए? उसका निराकरण किया जाए, और साथ ही साथ जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा। तो यह भी प्रश्न आपका हो गया। यहां हम समझते होंगे कि आप किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होंगे। अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला है, अल्बुकर्क ने गोवा को डाट से अधिकृत किया गया। अल्बुकर्क ने गोवा को डांट दिया गया, से अधिकृत किया गया। यहां पर देखेंगे कि अल्बुकर्क के द्वारा गोवा का, अगर हम विकल्प के उत्तरों को देखें, डायरेक्ट विकल्प को देखें, तो वहां पर है बीजापुर के सुल्तान। क्या दिया गया? बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया। फिर विकल्प दिया गया अंग्रेज, हैदराबाद के नवाब और कृष्णदेव राय। अब यहां किसके द्वारा किया गया? तो यहां अगर विकल्प पे जाएंगे तो इसका प्रश्न होगा बीजापुर के सुल्तान के द्वारा। यहां देखिएगा किसके द्वारा? बीजापुर के, फिर से देखें थोड़ा सा, क्वेश्चन भाग गया था, फिर से देखें। अल्बुकर्क ने गोवा को अधिग्रहित किया था। किसके? बीजापुर के सुल्तान से। किसके द्वारा? बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को क्या किया? अधिकृत किया, लिया था। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को अपने अधिकार में लिया था। और यह घटना है बच्चों कब लिया? अब आइए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब अधिकृत किया? तो यह घटना याद रखना, यह घटना है 1510 में। कब यह किया गया? 1510 में। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाही सुल्तान। इनका नाम क्या था? ये किससे लिए थे? आदिल सुल्तान। इस आदिल शाह सुल्तान से गोवा अधिकृत किए थे। आपने जाना कि अब अल्बुकर्क जो गोवा लिया, अधिकृत गोवा पर अधिकार किया, वह कहां से, किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे। और कब लिया? 1510 में अधिकृत किया गया। और इसके अधिकृत करने के बाद अल्बुकर्क ने अपना जो मुख्यालय बनाया, इन्होंने अपना जो क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। तो इनका मुख्यालय बना कोचीन। मुख्यालय कहां बनाए? कोचीन में अपना मुख्यालय बनाए। और अल्बुकर्क के संदर्भ में जानिए, इनके संदर्भ में अल्बुकर्क पुर्तगाल का अल्बुकर्क पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाल
शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। तो यह प्रश्न भी यहां पूरा करता हूं। अब अगले प्रश्न जानने के पहले जानिए, पहला प्रश्न आप जाने कि अल्बुकर्क है कौन? पुर्तगाल का, जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को अधिग्रहण करता है और कब? 1510 में। 1500 और इसके अधिग्रहण करने के बाद अपना हेडक्वार्टर कहां बनाता है? अपना मुख्यालय कहां बनाया? कोचीन में बनाया गया। बढ़े अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया? किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 में विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया? विद्रोह का कवियों ने भी इनकी काव्य अपनी बातों को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। वह कौन थी? कौन ने झांसी का नेतृत्व कौन किया था? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इसका उत्तर तो आप जान ही गए होंगे। यह कौन थी झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था? वह थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी का इस समय देश में तमाम जगहों पर ऐसे 1857 की में विद्रोह उठ चुके थे और उनमें कुछ का तो जरूर आप याद रखें, जिसमें बिहार में जो 1857 में विद्रोह उत्पन्न हुआ, उस विद्रोह का नेतृत्व बिहार में अगर देखा जाए तो किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के द्वारा 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है। झांसी में, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, झांसी में यह नेतृत्व किया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई में। और जहां झांसी में यह विद्रोह की लहर उठी, बिहार में उठी, वहीं लखनऊ में भी इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाली हैं, कर रही हैं बेगम हजरत महल। क्या रहा है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, बेगम हजरत महल में इस यह आंदोलन चल रहा है। तो झांसी, बिहार, लखनऊ में इस आंदोलन का नेतृत्व इन तमाम नेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। और वहीं पर अगर देखें तो इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व, इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व जो हो रहा है इलाहाबाद में, जिसके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व, या प्रयागराज में इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया जा रहा है मोहम्मद लियाकत अली के द्वारा। मोहम्मद लियाकत अली के द्वारा किया जा रहा, मोहम्मद लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व। और फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है। तो यह विद्रोह आपको जानना पड़ेगा। अगर यह विद्रोह पूछा गया तो आगे भी कुछ भी विद्रोह पूछे जा सकते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में इस विद्रोह का मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा यह नेतृत्व किया जा रहा। और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब के द्वारा किया जा रहा है। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व इनके, और कानपुर में, बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व हो रहा है खान बहादुर खान द्वारा। खान बहादुर
खान, खान बहादुर खान। तो कहने का मतलब पहला झांसी के विद्रोह को तो जरूर जाने, क्योंकि आपके यहाँ पूछा प्रश्न है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई। वहीं बिहार में इसका विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह। लखनऊ में किसने किया, बेगम हजरत महल। प्रयागराज में लियाकत अली। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर में नाना साहब। बरेली में खान बहादुर खां के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। अगले प्रश्नों पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन संधि या कन्वेंशन का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है। ओजोन परत की रक्षा करने के लिए हमारी ओजोन की परतें सुरक्षित रहें, और सुरक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये जो मंडल हैं इसी में हमारा एक है मंडल ओजोन परत। और ओजोन परत मानव जीवन प्रत्येक जीवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो मानव जीवन या संपूर्ण जीव संकट में आ जाएंगे। और इस संकट से निजात पाने के लिए यह कन्वेंशन किया जा रहा है, किसकी रक्षा के लिए, ओजोन परत। क्योंकि ओजोन की परत पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है। सूर्य पर क्या पड़ती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें सूर्य पर। और उस अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकने की शक्ति हमारी ओजोन परत को है। लेकिन ओजोन परत की वह अल्ट्रावायलेट किरणें अगर हम ओजोन को सुरक्षित नहीं रखते और उसमें छिद्र हो जा रहे हैं, उसमें टूट फूट पड़ रहा है, तो वह अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे सीधे जो ओजोन परत मानव को सुरक्षित करने का कार्य करती, तो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे सीधे इस पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जिससे जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी ओजोन परत को रोकने के लिए एक कन्वेंशन किया जा रहा है, एक सम्मेलन किया जा रहा है, या आप कहिए एक संधि की जा रही है। तो संधि कहां दिया गया है, यही पूछा जा रहा है। रामसर सम्मेलन, वियना संधि, बेसेल संधि, स्टॉकहोम संधि। तो यह सम्मेलन जो हो रहा है बच्चों, वह वियना संधि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत किया जा रहा है, वियना संधि के अंतर्गत, ओजोन परत की रक्षा। और यह संधि हो रहा है, अगर और भी जाने, 1985 में। कब, 1985 के अंतर्गत यह वियना संधि का रखा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ओजोन परत को सुरक्षित करना। क्या था, ओजोन परत को सुरक्षित करना। बढ़ें, यह भी क्लियर हो गया होगा प्रश्न, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। यहां आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें द्विसदनी माने ऐसा राज्य जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। कौन कौन से राज्यों में विधानसभा भी है और साथ ही साथ क्या है, विधान परिषद भी है। तो कौन सा राज्य यहां है, जितने 4 राज्य दिए गए, इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जहां दो विधानमंडल का अर्थ क्या है, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो, विधान परिषद भी हो। तो द्विसदनी, इसी को द्विसदन कहा गया। पहला 2 सदन कहा गया, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। तो वह है कौन सा राज्य, तो यहां है, विकल्प के आधार पर देखें तो आप बच्चों कह सकते हैं वह राज्य है आपका कौन सा, कर्नाटक। कर्नाटक, ये तो यहां का प्रश्न। लेकिन यह भी क्लियर हुआ, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनी विधानमंडल, द्विसदनी माने विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वह कहां कहां है, 6 राज्य। एक तो आप पढ़ ही चुके, एक कहां है, कर्नाटक। दूसरा कहां है, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। तीसरा कहाँ है? बिहार है। तीसरा कहाँ है? बिहार है। चौथा कहाँ है? महाराष्ट्र है। चौथा कहाँ है? महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पांचवा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो कितने हैं? 6। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ कौन है? विधान परिषद है। इसी को क्या कहा गया है? द्विसदनीय विधान मंडल। क्या कहा गया है? द्विसदनीय विधान मंडल। तो बढ़ें, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के, काजी माने काजी का जैसे न्यायाधीश आज कहा जाता है वैसे काजी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? यह प्रश्न है कि इब्न बतूता को कौन सा शासक है जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो अगर डायरेक्ट उत्तर लेना है तो यह शासक आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी या इब्न बतूता को किसके रूप में? इब्न बतूता को न्यायाधीश या काजी के पद पर नियुक्त किया था। अब आते हैं जाने थोड़ा सा और। इब्न बतूता है कौन? अफ्रीकी यात्री। अफ्रीकी यात्री और जो काफी विद्वान और उदार भी था। और अफ्रीकी इस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। और अपनी विद्वता के रूप में अगर देखें तो इब्न बतूता की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है रेहला। इनकी रचना का नाम क्या है? रेहला। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और यही नहीं, इसकी विद्वता, इसकी काबिलियत से खुश होकर के 1342 में, ध्यान देना, 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के बादशाह के दरबार में इनके पास राजदूत बनाकर भेजा था। क्या बनाकर? राजदूत बनाकर भेजा गया था। तो दिल्ली के कौन सा शासक जिसने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। और यह अफ्रीकी यात्री था जो भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने, दोहरा दिया गया प्रश्न को, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अभी भी यह प्रश्न बता दिया गया, वह कौन था? मोहम्मद बिन, दोहरा दिया गया है प्रश्न यहां पर। अगले प्रश्न पर हम लोग देखें, किसके द्वारा कहे गए, किसी के द्वारा कहे गए वचन को, किसी के द्वारा कहा गया वचन, वाक्य ज्यों का त्यों लिखना। कोई किसी कोटेशन जिसे आप कहते हैं कह दिया किसी विद्वान ने, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी का कथन, किसी का कोटेशन
अगर हम लिखते हैं तो उसी का भाषा में उसी के शब्दों में सेम टू सेम लिखते हैं। तो ऐसे जो लिखने के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, वह कैसे हैं। तो विकल्प दिया है कि किसी के कथन को सेम टू सेम लिखने के लिए क्या यहां लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाएंगे कि अल्प विराम लगाएंगे कि उद्धरण का चिन्ह लगाएंगे कि अर्ध विराम। तो यहां बच्चों किसी के कोटेशन के लिए उद्धरण का चिन्ह लगता है, तो सेम टू सेम उसी के शब्दों में कोटेशन जिसे आप कहते हैं, कथन कहते हैं, लिखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उद्धरण का प्रयोग करते हैं, उद्धरण लगाते हैं। और उद्धरण दो प्रकार का, एकल हो, एक एकल के रूप में भी लगता है, दूसरा दोहरा के रूप में, दोहरा रूप भी है। एकल के रूप में यह उद्धरण इस रूप में लगाए जाते हैं और दोहरे के रूप में इसका प्रयोग इस रूप में किया जाता है। और यह किसी का बात को सेम टू सेम उसी रूप में रखने के लिए यह चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, उद्धरण। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चंद्रशेखर, यहां समास बताना है। समास आप जानते ही होंगे क्या है, जहां 2 पद मिले और जब 2 पद मिलते हैं तो उन पदों पर अर्थ के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। और अर्थ के विभाजन के आधार पर जब 2 पद मिलेंगे तो समास होता है, विभाजन किया गया। और उस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो समास हमारे यहाँ हैं उन्हीं में पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प दिए गए शब्दों में सही समास में 2 पद होंगे। तो चंद्रशेखर में कितने पद हैं, 2 पद हैं। कौन कौन से हैं, चंद्र धन शेखर, चंद्र धन शेखर, यह 2 पद हैं। अब 2 समास में 2 पदों में दोनों पद में कुछ न कुछ अर्थ होता है। यहां यह भी परिभाषा बताया जाता है कि अगर पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययभाव, द्वितीय पद प्रधान होगा तत्पुरुष, अगर दोनों पद प्रधान होंगे तो 10, लेकिन दोनों में कोई भी पद प्रधान न हो तो बहुव्रीहि समास होगा। अब यहां तत्पुरुष समास का 2 भेद भी कर दिया गया है, कर्मधारय और द्विग। तो यहां में इन्हीं समासों को देखना है कि है कौन। तो 2 पद कौन कौन से, चंद्र है और क्या है, शेखर। चंद्र हैं शिखर पर जिसके, चंद्र हैं शिखर पर जिसके। तो बताइए चंद्रशेखर का जब हम नाम लेते हैं, दोनों पदों को जलते हैं, तो चंद्रशेखर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक तीसरे का नाम आ जाता है, वो अर्थात शंकर भगवान। तो यहां पर समास क्या सा होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, यह तो होगा ही, इसका यही है। लेकिन यह समास कौन सा है, चंद्र हैं शिखर पर जिसके। तो चंद्र किसके शिखर पर हैं, वह हमारे हैं शंकर महादेव, शंकर महादेव जिसके शिखर। तो यह शाब्दिक अर्थ न होकर एक तीसरे शब्द की तरफ जा रहा है, इसलिए यह समास अगर देखा जाए तो यह होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। एक फिर से देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो उसे एक शब्द में बताएंगे तो क्या है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जब भाई जिसके पास उत्साह ही उसके खत्म हो गए तो उसे क्या कहा जाएगा, हतोत्साहित। यहां विकल्प क्या होगा, यह होगा हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया है उसे हम क्या कहेंगे, हतोत्साही। और जिसके पास उत्साही है, जिसके पास
जिज्ञासु जो जानकारी लेना चाहता हो, जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, किसी चीज को जानने की लालसा हो, उसे जिज्ञासी कहते हैं। तो यहां पर जो आपका विकल्प दिया गया है वह क्या होगा? निम्न 4 विकल्प जिनमें से यहां जिसका उत्साह नष्ट हो गया, तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो क्या होगा? हतोत्साहित। बढ़े अगले प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने जलज। यहां क्या? अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने, और वह शब्द दिया गया है जहज। तो यहां पर विकल्प आपका होगा मछली। क्या होगा? मछली। यहां पर आपका जो विकल्प है वह क्या होगा? मछली। बढ़े आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया। अगर आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में कि पूर्वकालिक क्रिया है क्या, तो पहले अगर आप पूर्वकालिक क्रिया को जानते हैं तो करने में कोई दिक्कत यहां आपको होगी नहीं। तो पूर्वकालिक क्रिया है क्या? एक क्रिया हुई नहीं तब तक दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाए, एक क्रिया का पूरा होते ही दूसरी क्रिया क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले क्रिया, एक क्रिया समाप्त नहीं हुई तब तक दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अब यहां देखें, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे। अब यही आपको देखना है इनमें कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे देखिए, बच्चे गृह कार्य किए, बिना खेलने लगे, कोई कार्य नहीं हुआ। यहां देखिए, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। अब यहां देखिए, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। यहां देखें, बच्चे गृह कार्य करके, एक काम समाप्त नहीं हो दूसरा काम शुरू हुआ, गृह कार्य करके तब क्या किए? खेलने लगे। तो ऐसी क्रिया को क्या क्रिया कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ऐसी क्रिया को कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। बच्चे क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। यहां देखिए, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने, और जोड़ने से नहीं, यहां सिर्फ बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, यह कार्य किए और खेलने, एक क्रिया समाप्त हुई तब तक दूसरी चालू हो गई। आगे देखें, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। यहां आपको तद्भव शब्द कौन है? तद्भव और तत्सम दो होते हैं, तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम। तत्सम संस्कृत का वह शब्द बिना रूप बदले, बिना अपने रूप को बदले, प्रारंभिक अवस्था से लेकर आज तक उसी रूप में चली आ रही है, जिसने अपने स्वरूप को चेंज नहीं किया, तत्सम। और जो तद्भव है तो संस्कृत का ही शब्द, लेकिन रूप परिवर्तित करते हुए पाल, प्रकृति, अभ्रंश से होकर के हिंदी में आया है, इसे हम तद्भव कहेंगे। अर्थात बिगड़े हुए रूपों को हम क्या कहेंगे? तद्भव। और संस्कृत के मूल शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। यहां आपको तद्भव देखना है तो जरा देखें, अचरज। अचरज हमारा क्या है? तद्भव है। इसका संस्कृत मूल क्या है? आश्चर्य। इसका क्या है? आश्चर्य। तद्भव का क्या होगा? आश्चर्य। यह हमारा तद्भव है, यह हमारा क्या है? तत्सम है। अंगरक्षक, यह हमारा तत्सम है, अंगरक्षक हमारा क्या है? तत्सम है। जबकि अगर अंगरक्षक का अगर हम देखें तद्भव क्या होगा तो अंग रखा, यहां क्या होगा? अंग रखा। उसी क्रम में देखें अंधकार। अंधकार हमारा क्या है? अंधकार हमारा तत्सम है। अंधकार हमारा क्या है? तत्सम है। लेकिन अंधेरा, अंधेरा शब्द हमारा, अंधेरा अगर लिख दिया जाता तो ये क्या हो जाता? ये तद्भव हो जाता। क्या हो जाता? तद्भव हो जाता। आशा, आशा भी हमारा तत्सम है, और वही आस, आस शब्द हमारा तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो इस क्रम में आपका
तत्सम और तद्भव पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, शीत का विलोम। शीत का विलोम ठंड दिया गया है, कृष्ण दिया गया है, गीत दिया गया है, उष्ण दिया गया है। तो बच्चों शीत का जो विलोम होगा वह उष्ण होगा। शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण होगा। शीत का विलोम, शीत का यहां जो विलोम है वह उष्ण है, और ठंड का विलोम जो है वह गर्म है। ठंड का विलोम क्या है? गर्म है। कृष्ण का विलोम शुक्ल है। कृष्ण का विलोम क्या है? शुक्ल है। तो यह आपका रहा। अगला, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? यहां देखना है कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। व्याप्त, अव्याप्त, इसका विलोम कौन सा होगा? व्याप्त का अव्याप्त। व्याप्त का विलोम कौन सा होगा? अव्याप्त। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत का जो 4 अध्याय है यह रचना आपकी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। दृष्टकूट पदों का, सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो दृष्टकूट पदों का संग्रह उनका है साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। कौन सा आपका संग्रह है? दृष्टकूट पदों का साहित्य लहरी। और यह साहित्य लहरी जरूर याद रखिएगा 118 पदों की लघु रचना है। 118 पदों की क्या है? लघु रचना। शब्दों पर भाव देकर भाव को ज्यादा वरीयता दिया जाता है। इसमें अगला पढ़ें। अगला है गाल बजाना मुहावरे का क्या है? गाल बजाना, गाल बजाने मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों डीग हाँकना। क्या होगा? डीग हाँकना, डीग हाँकना। अगला देखें, जान पड़ता नेत्र देख देख बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े, इनमें कौन सा अलंकार है? यहां देखिएगा, जान पड़ता, जान पड़ता है मालूम होता है, नेत्र देख बड़े, नेत्रों को बड़े बड़ा देख करके जान पड़ता है। हीरकों में गोल नीलम है, जैसे हीरो में गोल नीलम जड़े हुए हैं। हीरो में क्या है? गोल नीलम जड़े हुए हैं। तो यहां पर बड़े बड़े नेत्र, यहां क्या शब्द आ रहा है? यहां देखिए, जान पड़ता नेत्र देख, बड़े बड़े नेत्र यहां जो हैं, ये बड़े बड़े जो नेत्र हैं, यह बड़े बड़े नेत्र जो दिखाई दे रहे हैं ये उपमेय हैं। ये क्या है? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय। नीलम क्या है? यहां नीलम शब्द आया है। नीलम यहां क्या है? उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमेय और उपमान। यहां कह रहा है कि बड़े बड़े नेत्र क्या हैं? उपमेय। नीलम क्या है? उपमान। उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की यहां कल्पना की गई है। उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। और यह अलंकार होगा आपका वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिएगा, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन, जीवन है, जीवन के हमने क्या लगा है? आजीवन मतलब संपूर्ण जीवन। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव
समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यहां विकल्प क्या दिया गया है? कर्मधार है, द्वंद्व और बहुव्रीहि, लेकिन इसमें विकल्प आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ा जाए, अव्ययी भाव समास। कर का अर्थ नहीं होता, इसमें हमें देखना है कि कर का अर्थ नहीं होता। इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कर का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ हाथ, कर का अर्थ टैक्स, कर का अर्थ सूर्य, कर का अर्थ। तो यहां में क्या देखना है? इसमें हमें सिर्फ यह देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें कर का अर्थ नहीं है। तो जरा देखा जाए, कर, कर का अर्थ क्या है? हाथ। कर का अर्थ क्या है? टैक्स। कर का अर्थ किरण नहीं है, सूर्य। कर का अर्थ यहां क्या नहीं है? सूर्य। अगला देखिएगा, कर का अर्थ क्या नहीं है? सूर्य। थोड़ा सा ले लिया जाए इसको, नहीं भग जाता है। कर का अर्थ क्या होता है? जो कठिनाई से मिलता है। कर का अर्थ नहीं होता, क्लियर हो गया ना? कर का अर्थ क्या नहीं, कर का अर्थ क्या नहीं होता? कर का अर्थ क्या नहीं होता? तो कर का अर्थ क्या नहीं होता है, यह क्लियर हो गया होगा? सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है, जो किससे मिलता है? कठिनाई से मिलता है। उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कठिनाई से मिलता है और कहा जाता है दुर्लभ, दुर्लभ। और दुर्गम, जो कठिन भरा रास्ता हो, कठिनाई से रास्ते हो। दुर्गम, आगम, जो पहुंचाना है। सुलभ, जो सुलभ हो। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा? दुर्लभ। कौन सा होगा? दुर्लभ। अगला है अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युक्त। अनिल, अनल का सही शब्द अर्थ देने वाला। तो अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? यह ध्यान दीजिएगा। अनिल क्या है? वायु। अनल, अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? आय। अस्थावर, अस्थावर का विलोम होता है मित्रों जंगम। अस्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम क्या है? जंगल। अगला है आपका पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का पर्यायवाची, इसमें आपको देखना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा होगा। विकल्प है वृंद, शार्दूल, बिहग, उरग। पक्षी का पर्यायवाची कौन होगा? बिहग। और पक्षी का पर्यायवाची बिहग होता है, द्विज होता है, ये भी ध्यान देना, द्विज होता है, अंडज होता है। पक्षी का पर्यायवाची द्विज, अंडज, खग, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? सुधा, इंद्रा, और सुधा किसका है? पुत्री का पर्यायवाची सुधा, इंद्रा, आत्मजा। तो इसका विकल्प यही है, आत्मजा। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? भानुजा भी नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची, पुत्री का पर्यायवाची होता है मित्रों क्या? आत्मजा। आत्मजा इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हमारा है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहां देखा जाए भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हमारे कौन है? सूरदास। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य एक नाम है मागधी। पाली भाषा बौद्ध धर्म कहा जाए, बौद्ध धर्म जिसे अशोक ने अपने राज धर्म घोषित किया था, उस भाषा में इसे हम क्या कहा जाता है? पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? तो एक अन्य नाम है इसका मागधी। मागधी।
अगला देखिएगा, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो क्रिया के प्रकार में जाएंगे तो क्रिया का यहां प्रकार लिखा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया तो जानते ही कि एक क्रिया हुई नहीं तब तक दूसरी चालू हो जाए। अनेकार्थक क्रिया है तो अनेकार्थक क्रिया नहीं बल्कि एक ही क्रिया है। अकर्मक क्रिया है सकर्मक। यहां क्या जानना हमको, बचा दो, अकर्मक है सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ क्या लगा हो, कर्म। अगर क्रिया के साथ, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि क्रिया के साथ क्या लगा हो, कर्म, अगर क्रिया के साथ कर्म है तो उसे हम कहेंगे सकर्मक। लेकिन अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। अब यहां है सीता सोई है, तो सोई है के साथ कोई कर्म नहीं है बल्कि सोई है किससे प्रभावित हो रहा है, कर्ता से। कर्ता से प्रभावित होने के नाते यह क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। कौन सी, सकर्मक। घोड़ों का घर कितनी दूर, अरे भाई घोड़ों का घर इस लोकोक्त का सही अर्थ क्या है, घोड़ों का घर कितनी दूर, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, नहीं ऐसी नहीं। तेजी से काम करने वाला वह जल्दी निपट जाता है, ये भी नहीं। स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, नहीं। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। इसका भाव क्या, घोड़ों का घर कितनी दूर, अर्थात कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता क्या होती है, सरल। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? यहां देखा जाए तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब नाटक हमारे किसके हैं, किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। कौन से, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के क्या हैं, नाटक हैं। अगला देखिएगा, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब संज्ञाएं हैं। अब यहां पूछ रहा कि लेखक जो है वह संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जहां किसी एक शब्द एक का बोध हो, वह जाति, पूरे जाति का बोध, ऐसा संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो लेखक हमारा बच्चों यहां क्या हुआ, पुलिस, सेना, सिपाही, यह लेखक, ये सब हमारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन, विवेकी का विलोम, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? तो विवेकी का विलोम कौन सा होगा, तो विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय की बात पूछा जा रहा है। किसकी बात पूछी जा रही है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं। जब यह किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहे जाते हैं। अगर यही शब्द के बाद जुड़ते हैं, कहां जुड़ते हैं, शब्द के बाद जुड़ते हैं, तब यहां क्या कहा जाता है, तब उसे प्रत्यय कहा जाता है। मामूली अंतर है। अब यहां क्या पूछ रहा है, अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो अति धन युक्त। अत्युक्त में क्या है, अति, अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग के साथ साथ ये भी जाने एड़ संधि है। अगर संधि में पूछता तो कौन सी बताते, एड़ संधि। उपसर्ग में पूछा तो कौन सा है, अति। अगला है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में
उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द है पाथे। उसके लिए एक शब्द कौन सा है? पाथे। पाथे उसके लिए यह एक शब्द है। खटक विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? खटक विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? खटक विलास प्रेस यह किस स्थान से संबंधित है? तो यह किस स्थान से संबंधित है? तो यह पटना से संबंधित है। खटक विलास प्रेस किस स्थान से संबंधित है? पटना से। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक अव्यय, रीतिवाचक, कालवाचक सब अव्यय हैं। ऐसे अव्यय, अव्यय का मतलब, अव्यय क्या है? जो खर्च न हो, जो लिंग वचन पुरुष के आधार पर जिसका निर्धारण न हो सके, वहां यह कालवाचक, जो समय का, एक अव्यय शब्द जो समय का बोध कराए, तो वह समय का बोध कराने कौन सा है? कालवाचक तब। क्या है? कालवाचक क्या है? तब। लता गीत गा रही थी, इसमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी। यहां देखिएगा, जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, वैसे हमारे यहाँ सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल है। उसी में कालों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि लता गीत गा रही थी। यह किस काल, किस टेंस से संबंधित है? हिंदी में यह पूर्ण भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है कि सामान्य भूतकाल है? तो बच्चों यह अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल किसे है? जिसमें क्रिया तो हो रही है, भूतकाल में क्रिया हो रही थी, लेकिन यह कब तक हुई यह हमें जानकारी नहीं है। क्रिया हो रही है, लेकिन यह कब तक होगी, इसीलिए क्या कहा? पूर्ण क्रिया पूर्ण नहीं हुई। क्रिया क्या है? अपूर्ण है, जिसे क्या कहा जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। बड़े परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? यहां क्या कह रहा है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? केंद्र है, समास बताना है। समास में हमने बताया दो पद होते, दो यहां दे ही दिया है। कौन कौन सा? परीक्षा और एक है केंद्र। अब यहां समास कौन सा है? केंद्र कैसा? परीक्षा के द्वारा, परीक्षा के द्वारा केंद्र। यहां परीक्षा केंद्र, इसमें समास को अगर आपको बताना है तो परीक्षा केंद्र में परीक्षा या केंद्र किसके क्या है? यह केंद्र है। यह केंद्र किसके लिए है? परीक्षा के लिए। यह केंद्र किसके लिए है? परीक्षा के लिए है। यह केंद्र किसके लिए है? परीक्षा के लिए। तो परीक्षा केंद्र का जब समास में हम करते हैं तो केंद्र के लिए है, यह केंद्र जो है परीक्षा के लिए। और के लिए किसका उदाहरण है? संप्रदान। अपादान से है, अधिकरण में पर है। यहां संप्रदान किससे है? परीक्षा के लिए केंद्र। तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में है कौन सा समास है? तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष। जिसका जन्म अंडे से होता है, व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? तो जिसका जन्म अंडे से होता है वह कहलाता है अंडज। और जिसका जन्म नीच कुल में बंद होता है, निम्न कुल में जन्म हो तो उसे अंत्यज। तो यहां का उत्तर क्या होगा? यह होगा अंडज। चले अगले प्रश्नों पर देखा जाए तो अगले प्रश्न, अब यहीं पर हमारा प्रश्न आज का बच्चों यहां पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।